नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया भर के देशों ने इस वॉर से बहुत सारी चीज़ें सीखी। किसी ने सीखा कि टैंक और जो बड़े वॉरशिप्स हैं उनको एक छोटे से ड्रोन, एक FPV ड्रोन से भी गिराया जा सकता है। कुछ ने एयर डिफेंस सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस सीखी, कुछ ने अपने इंडस्ट्रियल लेवल पर अपने वेपन्स बनाने की इंपॉर्टेंस सीखी, तो कुछ देशों ने सीखा कि वॉर के अंदर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स का कितना ज़्यादा बड़ा रोल फ्यूचर में होने वाला है। जबकि एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का चलन अब बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह के एक जैम पैक्ड एनवायरनमेंट में एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स एक बहुत कारगर हथियार साबित हो सकती हैं। ये चीज़ें बहुत सारे देशों ने सीखी और इसी टाइम पर बहुत सारे देशों ने अपनी खुद की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स बनाना शुरू किया। जिनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी उन्होंने बाहर के देशों से बाय करना शुरू किया। तो भारत और पाकिस्तान ने भी इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस किया और आज के हमारे सेशन में हम ऐसी ही पाकिस्तानी मिसाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है। इस मिसाइल का नाम है तैमूर। तो आज के हमारे सेशन में हम इस तैमूर को डिटेल में जानेंगे कि ये मिसाइल क्या है, क्यों ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और भारत की कौन सी मिसाइल्स हैं जिसके साथ इसको कंपेयर करना सही होगा। क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी एनालिसिस्ट और वहाँ के डिफेंस से जुड़े लोग हमारी गलत मिसाइल्स को इस मिसाइल के साथ कंपेयर करते हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम यही सारी चीज़ें कवर अप करने जा रहे हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जिसको तैमूर नाम दिया गया है, ये दरअसल पाकिस्तान की राड मिसाइल का ही एक्सपोर्ट वेरिएंट है। राड मिसाइल जो कि हफ्त 8 है एक्चुअल में। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए तो इसको ऐसे समझिए कि हफ्त 8 जो कि 1998 में जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे बनी हुई मिसाइल जो कि पहली बार एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बनाई गई थी, उसको नाम दिया गया था राड। और राड का जो सेकेंड वेरिएंट आया यानी कि राड 2, उसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाया गया जिसकी रेंज थोड़ी सी कम थी और ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है तैमूर। तो तैमूर को आप पोता मान सकते हैं, जहां पर हफ्त 8 उसका दादा है, राड 1 उसका बाप है और ये जो तैमूर है वो उसका पोता है। तो एक कह सकते हैं कि हफ्त 8 की ही सीरीज यहां पर चली आ रही है। इन सभी मिसाइल्स के जो रेंज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि जो हफ्त 8 मिसाइल शुरुआत में आई थी 1998 में, वो लगभग 500 किलोमीटर की उसकी रेंज थी। उसके बाद इसको इंप्रूव किया गया और राड 2 मिसाइल बनाई गई जो कि हफ्त 8 का एक एडवांस वेरिएंट थी। उसकी जो रेंज है वो 600 प्लस कर दी गई और अब ये जो एक्सपोर्ट वेरिएंट यहां पर आया है इसकी रेंज अकॉर्डिंग टू दी जो MTCR एग्रीमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं इसको फॉलो किया है, हालांकि इसका सिग्नेटरी पाकिस्तान नहीं है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर रखी गई है। हालांकि इस तरह की मिसाइल्स की जो रेंज है वो उससे थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो यहां पर इस मिसाइल की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर की है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकने वाली मिसाइल है। इसके अलावा क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ी सी डिफर करती हैं। अब जिन लोगों को इन दोनों मिसाइल्स का डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं यहां पर उनको बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल एक तरह का रॉकेट है जिसको जब आप लॉन्च करते हैं तो एक रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम से उसको लॉन्च किया जाता है और वो एक इस तरह की बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए किसी एक जगह पे गिरता है। तो जब वो गिर रहा होता है तो वो अपनी जो एनर्जी है वो ग्रेविटी से एक्वायर करता है। जहां पर जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो पूरे अपने कोर्स के अंदर जेट्स का इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पर जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो जेट प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो कि पूरे मिसाइल को अपने पूरे कोर्स में हेल्प करता है। तो ये मिसाइल ज्यादातर सरफेस को टच करते हुए का मतलब है सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर या फिर कुछ मीटर ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जो सरफेस से सिर्फ 10 या 12 मीटर भी ऊपर फ्लाई कर सकती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल पाथ को फॉलो करती हैं और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ये जेट इंजन का इस्तेमाल करती हैं। इनके नेविगेशन सिस्टम भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। अब यहाँ पर ये जो मिसाइल बनाई गई है यानी कि तैमूर जो मिसाइल है, ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि
क्योंकि ये अमेरिकन और यूरोपियन मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चीप और काफ़ी अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। तो अमेरिकन मिसाइल्स और कुछ यूरोपियन मिसाइल्स के कंपेरेबल की ये मिसाइल मानी जाती है। तो इसीलिए ये उन कंट्रीज़ के लिए जो कि अमेरिका की या यूरोप की महंगी मिसाइल्स को बाय नहीं कर सकते, या फिर वो कंट्रीज जो कि रशिया की मिसाइल्स को इसलिए बाय नहीं कर पा रही हैं क्योंकि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनका खतरा उन देशों को भी है। तो इस वजह से यहां पर पाकिस्तान एक ऐसा ऑप्शन उनको प्रोवाइड करता है जहां पर सैंक्शंस का खतरा कम है और यहां पर जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है उन देशों को वो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब अगर इस मिसाइल के कुछ अदर फीचर्स की बात की जाए तो ये 4.38 मीटर लंबी मिसाइल है जिसका कुल वजन 1100 किलोग्राम का है। हालांकि इसके वॉरहेड की कैपेसिटी तो बहुत हद तक डिफाइन नहीं की गई, बट माना जाता है कि इस तरह की जो मिसाइल्स हैं उनकी वॉरहेड कैपेसिटी 500 किलोग्राम से नॉर्मली ज्यादा ही होती है। तो इस मिसाइल की भी लगभग 500 किलोग्राम से ज्यादा की वॉरहेड कैपेसिटी होगी। वॉरहेड में कई तरह के एक्सप्लोसिव्स को ये लेकर के जा सकती है, जहां पर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन, हाई एक्सप्लोसिव, आईसीबीएम जैसे एक्सप्लोसिव, तो बहुत तरह के जो एक्सप्लोसिव हैं वो ये मिसाइल लेकर के जा सकती है। अगर बात करें इसके गाइडेंस सिस्टम की, जो कि बहुत यूनिक है और इसको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है, जिसकी वजह से काफी सारे जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनका ध्यान भी इस मिसाइल ने अपनी ओर आकर्षित किया है। तो ये मिसाइल मिड कोर्स में एक नहीं बल्कि 2 नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जहां पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तो है ही, इसके साथ यहां पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या फिर जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर कभी कोई ऐसा कंटेस्टेड एनवायरनमेंट आ गया जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर्स यहां पर अप्लाई किए गए हैं या फिर सिग्नल्स को जैम किया गया है, तो वहां पर टैरकॉम और डीएसमैक जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचती है। ये सभी गाइडेंस सिस्टम इस मिसाइल को सरफेस के पास मूव करने में और अपनी विजिबिलिटी को काफी हद तक लो रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर टर्मिनल फेज की बात की जाए तो वहां पर ये इमेजिंग इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने जो टारगेट है उस तक पहुंचती है। इस सब के अलावा अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये एक सबसोनिक मिसाइल है और 0.7 से लेकर के 0.8 माक तक की स्पीड ये अटेंड कर सकती है। वहीं अगर ये ऑल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये अपने लॉन्च स्टेज में लगभग 2000 से लेकर के 25,000 फीट तक की हाइट तक जाती है। उसके बाद जब ये क्रूज स्टेज में आती है तो वहां पर इसका जो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड है वो लगभग 500 से लेकर के 25,000 फीट तक रहता है। तो 500 काफी ज्यादा लो होता है और अगर इस हाइट तक ये मिसाइल मूव करती है तो किसी भी रडार को पकड़ना इस मिसाइल को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इस तरह से ये मिसाइल काफी ज्यादा कैपेबल मिसाइल है, काफी ज्यादा लो विजिबिलिटी वाली मिसाइल है। इसके अलावा इसका जो शेप है वो भी बहुत हद तक एरोडायनेमिक है और स्टेल्थी शेप को एक्वायर करती है। इस वजह से रडार को इसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर जरूर रहने वाला है। सी स्कीमिंग करने की कैपेबिलिटी रखती है, इसी वजह से ये एंटी शिप ऑपरेशंस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मिसाइल ड्यूल यूज की है, यानी कि इसको आप लैंड पर भी यूज कर सकते हैं और इसको आप सी के अंदर जो आपके एंटी शिप मिशन होते हैं वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के अलावा ये मिसाइल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इस मिसाइल को रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने JF-17 के साथ इंटीग्रेट किया था। तो ये मिसाइल मिराज के साथ, ये मिसाइल F-16 के साथ और ये मिसाइल अब JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट की जा सकती है। तो वो कंट्री जो कि JF-17 को बाय कर रही हैं या फिर बाय कर चुकी हैं, वो सभी कंट्रीज इस मिसाइल को अपने JF-17 के लिए यहां पर यूज कर सकती हैं, पाकिस्तान से इस मिसाइल को बाय कर सकती हैं। तो इस तरह से ये मिसाइल पाकिस्तान के JF-17 की भी सेल को बूस्ट करने का यहां पर काम कर सकती है। अब अगर बात की जाए कि वो कौन सी मिसाइल्स हैं जो कि इस मिसाइल के जैसी मानी जाती हैं, या फिर कहें कि यूरोप और अमेरिका की वो कौन सी मिसाइल्स हैं जो कि इस मिसाइल की कॉम्पिटिटर हैं और जिन मिसाइल्स का ये एक बेटर और एक चीप ऑल्टरनेटिव बनकर के उभरी है, तो उन मिसाइल में सबसे पहला नाम आता है जर्मनी और स्वीडन की एक डेवलप मिसाइल जिसको टॉरस बोला जाता है और जिसको KEPD 350 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मिसाइल लगभग इसके जैसी मिसाइल दिखाई देती है और उसके सबसे क्लोजेस्ट है डिजाइन के। तो इसकी कैपेबिलिटीज जर्मन और स्वीडन की इस मिसाइल की कैपेबिलिटी के बहुत क्लोज मानी जाती है। हालांकि KEPD 350 की जो रेंज है वो लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा की है, तो रेंज के मुकाबले में ये मिसाइल तैमूर से थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। हालांकि बाकी सभी चीजों में अगर कंपेयर किया जाए तो ये मिसाइल्स लगभग बराबर है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी मिसाइल आती है वो है तुर्की की सोम, और यहाँ पर एक और मिसाइल है जो कि इस मिसाइल के कंपैरिजन की मानी जाती है, जिसको भारत भी यूज करता है, और वो है स्कैल्प। स्कैल्प मिसाइल जिसको फ्रांस में स्कैल्प बोला जाता है और जिसको यूके के अंदर स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है।
तो ये सेम ही मिसाइल है। तो ये एक एंग्लो फ्रेंच मिसाइल है जो कि आज के दिन में रफाल के अंदर भी यूज की जा रही है, और ये दोनों मिसाइल बहुत हद तक कंपेरेबल मिसाइल्स मानी जाती हैं। तो ये सारी जो है वो क्रूज मिसाइल्स हैं और दुनिया की बेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक मानी जाती हैं। अब अगर बात की जाए भारत के बारे में, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है और भारत के बारे में बात ना की जाए तो वो कहीं ना कहीं अधूरी लगती है, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर वेपन भारत को ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं। तो भारत की जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनमें सबसे पहला नाम तो आता है ब्रह्मोस का। तो ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2 दो ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि भारत की बेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक है। इसके अलावा भारत अपनी खुद की भी क्रूज मिसाइल्स बना रहा है, जिसमें भारत की जो निर्भया क्रूज मिसाइल है जो कि एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है वो है। हालांकि पाकिस्तानी यहां पर भारत की निर्भया के साथ इस मिसाइल को कंपेयर कर रहे हैं, बट दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ब्रह्मोस के साथ तो वैसे भी नहीं है, बट निर्भया के साथ भी नहीं है, क्योंकि निर्भया की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर की है, यानी कि ब्रह्मोस से भी ज्यादा। तो ब्रह्मोस से ज्यादा लंबी रेंज की ये मिसाइल है। तो आप खुद सोचिए कि तैमूर जो कि अभी 290 अपने आप को जो है एडमिट करती है कि 290 की है, तो मान लेते हैं अगर हम राड 2 की भी बात कर रहे हैं जो कि 600 प्लस की है, तो उससे लगभग 2 गुने से भी ज्यादा लंबी रेंज की मिसाइल है निर्भया। तो उसके साथ इस मिसाइल को कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट वेरिएंट जिसको ब्रह्मोस एनजी बोला जा रहा है, यानी कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, वो यहां पर बनाई जा रही है, जिसकी पहली फ्लाइट 2026-27 के अंदर ही कंडक्ट की जाएगी। तो ये मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 3.7 मार्क से भी ज्यादा होने वाली है, और ये सुखोई के अंदर यूज करने के लिए इसका साइज कॉम्पैक्ट किया गया है। और भारत के जो बाकी भी एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि हमारा मिराज है या फिर हमारा जो LCA है या फिर रफाल है, उन सभी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इस मिसाइल को स्पेशली डिजाइन किया गया है। और इस मिसाइल की चर्चे भी पूरी दुनिया में है, तो इसको कंपेयर करना तैमूर के साथ बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि तैमूर एक तो छोटी मिसाइल है और उसके अलावा तैमूर एक सबसोनिक मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस एनजी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस की काबिलियत पूरी दुनिया जानती है, इसलिए बहुत सारे देश अभी से ब्रह्मोस एनजी को लेकर के बात करना शुरू कर दिया है उन देशों ने, जबकि ब्रह्मोस एनजी अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं आई है। तो यहां पर भारत की केवल एक ही मिसाइल है जिसको हम ट्रूली तैमूर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और यह भी बहुत हद तक मिसाइल नहीं है बल्कि कैट्स फैमिली का एक जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको हम कैट्स हंटर के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि कैट्स जो है वो हमारी DRDO की एक कॉम्बैट एयर टेमिंग जो सिस्टम्स हैं उनका एक पार्ट है। तो वहां पर कैट्स वॉरियर, कैट अल्फा और कैट हंटर, तो ये जो कैट हंटर है ये एक इसी तरह की एयर लॉन्च मिसाइल है, बट ये एक रीयूजेबल एयर मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचेगी, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी और फिर वापस भी ये मिसाइल आ सकती है। तो इसको मिसाइल कहना बहुत हद तक गलत होगा। तो ये एक तरह का ड्रोन है जो कि मिसाइल की फॉर्म में है, जो कि मिसाइल्स के सारे काम करेगा, वॉरहेड लेकर के जाएगा, टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा और वापस भी आ जाएगा। तो ये मिसाइल कहीं ना कहीं हमारे जो कैट्स हंटर है उसके साथ कंपेयर की जा सकती है, क्योंकि दोनों की रेंज सेम है और दोनों की लगभग स्पीड भी सेम ही होने वाली है, बट दोनों के जो यूसेज हैं वो बहुत हद तक अलग हैं। कैट्स हंटर एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको हम मिसाइल की तरह यूज कर रहे हैं, और तैमूर एक प्योरली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। तो इस तरह से ये जो मिसाइल है भारत की किसी भी मिसाइल के साथ ट्रूली तो कंपेयर नहीं की जा सकती, बट अगर करनी ही है तो इसको कैट हंटर के साथ कंपेयर किया जा सकता है, ना कि निर्भया या फिर ब्रह्मोस के साथ। अब आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने कमेंट भेजना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।